हेलो एवरीवन, डांगी अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाइए, तो ऑलरेडी इसमें 5 से 6 वीडियो हो चुके हैं। तो पहले मैंने आप लोगों को एक एक टॉपिक की डिटेल में स्टडी करवा दी है, पहले ही ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हैं, क्योंकि देखिए जब तक आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कितने भी ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, आपके एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले, चाहे आप बुक से पढ़िए या मेरे वीडियो से पढ़िए, किसी भी टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ेंगे और उसे कम से कम 2-3 बार पढ़िए। यदि आप वीडियो भी देखते हैं तो इसे पॉज कर करके अच्छे से समझिए मैं क्या बता रही हूँ आपको। यदि नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो देखिए, टॉपिक को पहले डिटेल में अच्छे से समझिए और उसके बाद जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तब उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और मिनिमम चांस होते हैं कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत हो। तो आपकी श्योरिटी हो जाती है कि आपको किसी टॉपिक से कितना आया है जब आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी टाइप के वीडियो के लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस टाइप के जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उनके ऑब्जेक्टिव की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्या होंगे, कितना हमको समझ में आया है। इससे देखिए आपको खुद आपके बारे में इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें से हमने कितना नॉलेज गेन किया है। ये ज़्यादा बेनिफिट देता है, अभी से आपको पता चल जाएगा तो आगे जाकर आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं टॉपिक वाइज लेकर आई हूँ आपके लिए। लगभग 2-3 वीडियो में आपको कंटिन्यूसली ऑब्जेक्टिव ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतने टॉपिक्स तो हमारे हो चुके हैं। और अभी तक जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डांगी अकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर स्टूडेंट्स आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उन वीडियो को देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो देखिए और इनकी प्रिपरेशन आप कीजिए, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पदार्थ होता है, यानी कोई भी पदार्थ। मैं आप लोगों को जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी कभी भी कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं इसमें आप लोगों को सारे टर्म्स इंग्लिश में भी समझाती हूँ और जो टर्म्स आप भूल जाते हैं उसे लिखकर वीडियो में ही आपको बता दूंगी। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर PDF फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ होता है जिसमें द्रव्यमान होता है परंतु आयतन नहीं होता है। द्रव्यमान नहीं होता परंतु आयतन होता है। द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं, द्रव्यमान और आयतन दोनों नहीं होते। तो देखिए, ये हमने जब हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं, उसमें हमने पहला लाइन या मैटर हमने स्टार्ट किया था तो उसमें ही पढ़ी थी व्हाट इज मैटर या व्हाट इज द्रव्य। तो द्रव्य ही है यहाँ पर जो पदार्थ का रूप लेकर हमें पूछा गया, तो उसकी परिभाषा याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको क्या बताई थी, द्रव्य किसे कहते हैं या व्हाट इज मैटर। डेफिनेशन देखी थी हमने कि द्रव्य क्या होता है, वह कोई भी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यही हमने पढ़ा था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान होता है और आयतन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहीं से आपको समझ में आ गया। अब सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव रटेंगे तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके आगे पीछे की स्टोरी तो आपको कुछ मालूम ही नहीं होगी। तो देखिए, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, यदि आप कितना भी रट लें, गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव आप कितनी ही बार सॉल्व कीजिए, कहीं पर भी पढ़िए, क्योंकि आपको क्लियर है तो आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। जल की गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब हमने पढ़ा था कि पदार्थ तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, आपके जो मैटर है आपके तीनों स्टेट में प्रेजेंट है, आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस तीनों में प्रेजेंट है। तो इसे जब जल आपका गैसीय रूप में प्रेजेंट रहेगा तो इसे क्या कहोगे आप, कोहरा कहोगे कि भाप कहोगे कि वाष्प कहोगे कि बर्फ। तो देखिए यहाँ पर ये बर्फ तो आप नहीं कहोगे, हर किसी का ये आंसर तो हर कोई गलत करके बता देगा। कोहरा भी नहीं कहोगे, लेकिन भाप और वाष्प इन दोनों नाम से आप लोग परिचित हो। तो अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा,
कुछ बच्चे क्या करके आएंगे, कुछ भाप को सही सिलेक्ट करेंगे, कुछ वाष्प को सिलेक्ट करेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, यही तो देखिए क्वेश्चन की डिमांड होती है कि जो बच्चों ने कितना उन्हें नॉलेज है, कितनी उन्होंने डीप में स्टडी करी है, यही पूछा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो जल की गैसीय अवस्था होती है उसे भाप कभी नहीं कहा जाएगा, उसे सिर्फ वाष्प कहा जाएगा। आपने सुना होगा कि किसी को भी सर्दी या खांसी होने पर उसे भाप दी जाती है। तो भाप कैसे दी जाएगी, उस पानी को आप खुद तापमान या टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे। आप तापमान दे रहे हो, आप टेम्परेचर दे रहे हो, गर्मी दे रहे हो, जब पानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। परंतु देखिए वाष्प किसे कहा जाएगा, जब मान लीजिए किसी गड्ढे में, समुद्र में, तालाब में, नदी में पानी भरा रहता है, तो क्या आप वहाँ जगह जगह जाकर चिमनियाँ या कुछ भी जलाओगे उस पानी को गर्म करने के लिए कि गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? ऐसा हम नहीं करते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है, जो सनलाइट है, सूरज से निकलने वाला प्रकाश है, उसकी गर्मी से ही ये जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, वाष्प और भाप में क्या अंतर है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया या इवेपरेशन, वाष्पीकरण को कहा जाता है इवेपरेशन, और भाप बनने को कहा जाता है वेपरेशन, यानी भाप बनना। तो दोनों में क्या अंतर है, मतलब बिना गर्मी, या आप ऐसे कह सकते हो कि प्राकृतिक रूप से जल का गैसीय रूप में परिवर्तित कहना वाष्पीकरण, या बाय नेचुरल प्रोसेस द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट इज नॉन एज इवेपराइजेशन। और वेपराइजेशन यानी भाप क्या कहलाएगा, जैसे आपने गैस में पानी रख दिया है, इसको गर्म करेंगे, ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो इसे कहा जाएगा भाप। तो यहाँ इसका आंसर क्या है, सी, वाष्प। अब देखिए कभी भी एग्जाम में दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए कि यदि हम जल को गर्म कर रहे हैं और गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो उस गैस को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, गैसीय अवस्था में कण एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, एक निश्चित क्रम में रहते हैं, किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं, उपरोक्त में से कोई। तो ये हम तीनों की एक एक पॉइंट वाइज मैंने आपको बता दिया था कि जो गैसों के कण हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। गैसों के कण रैंडमली या अनिश्चित उनका गति की दिशा होती है। यानी आप किसी बर्तन में गैस भर देंगे तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, जैसे पानी जब हम नीचे गिराते हैं तो उसकी कोई ना कोई दिशा जरूर बन जाती है, उसकी भी हो जाती है 3 डायमेंशनल। जैसे यदि ढाल होगा तो इधर, लेकिन यदि प्लेन सरफेस में डालेंगे तो कोई दिशा नहीं है। ठोसों को जैसे बॉल को आप किक करेंगे तो एक ही दिशा में जाएगी, चारों दिशाओं में नहीं जाएगी। लेकिन गैसों के कणों की गति करने की कोई भी दिशा नहीं है, वो रैंडमली मूव करते हैं। तो ध्यान रहे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी भी दिशा में गति करते हैं। देखिए इस एकेडमी पर आपको हर टॉपिक पर डिटेल में स्टडी करवाई जा रही है, साथ ही उसके बाद एक टाइप से ये मॉडल क्वेश्चन पेपर इन्हें समझ लीजिएगा आप, या टेस्ट पेपर ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इनमें भी आपको एक एक टॉपिक पूरा रीजन सहित बताया जा रहा है, डायरेक्ट ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, आपने जितने भी टॉपिक इस एकेडमी पर पढ़े हैं वो आपके पूरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, और एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ इन्हें आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा गुण द्रवों में नहीं होता। तो ये हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कई बार हम क्या करते हैं कि कौन सा गुण द्रवों में पाया जाता है उस पर ही हम टिक लगा के आ जाते हैं, तो नहीं पाया जाता। तो यदि आपको नहीं मालूम है तो पहले देख लीजिए, द्रव यानी लिक्विड। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव्य मतलब तीनों स्टेट इसके अंदर आएगी, और द्रव मतलब जो तरल पदार्थ है। द्रव्य को कहते हैं इंग्लिश में मैटर, और द्रव को कहा जाता है लिक्विड। तो लिक्विड में कौन सी स्टेट नहीं प्रेजेंट होती है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट प्रेजेंट होती है। देखिए इनमें बहाव होता है, तो हाँ द्रव यानी लिक्विड तो बहते हैं। इनका आकार निश्चित होता है, ये हम अभी नहीं बता सकते। इनका कुछ द्रव्यमान होता है, आप पानी को तेल को तोल के देख लीजिए, आपको वेट या द्रव्यमान मिलेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ हमें लग रहा है कि इनका आकार निश्चित होता है। क्या आपने किसी जल को एक ग्लास में भर दिया और किसी तपेली में या किसी बॉटल में डालेंगे तो ग्लास के आकार का ही रहेगा। अब वो कब रहेगा, जब आपने उसको फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में, और वो बर्फ बन गया, तब वो द्रव अवस्था में नहीं रहा, तब वो ठोस बन गया। परंतु अब क्या हो रहा है, इसका आकार चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनका आकार निश्चित होता है। अब ये आपका गलत है। यहाँ अगर ये पूछता कि नहीं होता तो यहाँ पे आंसर हम बताते उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, इनका आकार निश्चित होता है, ये गुण द्रवों में नहीं होता है ना। क्योंकि इनका आकार निश्चित नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं। नाइट्रोजन, ब्रोमीन, पोटेशियम परमैंगनेट या हीलियम।
देखिए अब आपको मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम पीरियोडिक टेबल या सारणी जो हमारे टॉपिक में जब वो आएगा तो उसमें भी मैं आपको बहुत इजी वे में याद करना सिखा दूंगी। साथ ही थोड़ा सा ट्रिक से ये भी बता दूंगी कि कौन से जो पदार्थ हैं, आपके तत्व हैं, वो द्रव अवस्था में या ठोस में या गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो मैंने पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट का आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो द्रव्य के कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग या मूवमेंट करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, यानी तरल पदार्थ है आपका रूम टेम्परेचर पर। हीलियम आपकी गैस है, नाइट्रोजन भी आपको दोनों अवस्था में मिल सकती है, इस पर प्रेशर लगाकर इसको लिक्विफाई भी किया जा सकता है, और गैस अवस्था में भी हमें मिलती है। लेकिन ठोस अवस्था में कौन रहता है? सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट, एक पाउडर जैसा होता है, इसे डब्बे में भर के आसानी से रखा जा सकता है। पर्पल कलर का ये दिखाई देता है। द्रव्यमान एवं भार में क्या संबंध है? तो आपको दोनों की सूत्र मालूम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि द्रव्यमान और भार को एक जैसा ही मान लेते हैं, पर दोनों में अंतर है, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। तो दोनों के क्या सूत्र हैं? देखिए, एक में क्या होता है कि ग्रेविटेशन इंक्लूड होता है, यानी आपका गुरुत्वाकर्षण को इंक्लूड किया जाता है, और एक में नहीं किया जाता। यानी जब भी आप किसी चीज़ को तोलेंगे तो जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण को भी सम्मिलित किया जाएगा उसे भार कहा जाएगा या द्रव्यमान। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए इसका क्या आंसर हो जाना चाहिए कि द्रव्यमान m बराबर WG, ये तो फॉर्मूला ही नहीं होता है, W बराबर mg और W बराबर m/g या g बराबर m/v। तो देखिए द्रव्यमान और भार का हमसे संबंध पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर W बराबर वेट इंटू m बराबर क्या होता है मास इंटू ग्रेविटेशन। तो वेट और ये हो गया आपका मास। मास मीन्स क्या हो जाएगा आपका वेट, यानी किसी भी चीज़ का हम भार निकाल रहे हैं तो उसमें द्रव्यमान गुणित उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, ये इसका सही संबंध हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप, ये इसका संबंध हो जाएगा। निम्न में से किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? तो हमेशा ध्यान रखिए आकृति और आयतन सिर्फ ठोसों में पाया जाता है। यदि आपको एग्जाम्पल नहीं मालूम है तो आप परिभाषा को ध्यान रखिए कि ये गुण किस में पाया जाता है। आकृति और आयतन हमेशा पाए जाएंगे ठोस में। तो ठोस का उदाहरण देखते हैं। क्या जल ठोसीय अवस्था में रहता है? हमेशा नहीं। वायु रहती है? नहीं। लोहा हमें देखने को मिलता है जब इसको हम एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करें, यानी कि तापमान नहीं दे, हम खुद इसे पिघलाना चाहेंगे तो बात अलग है। क्या पारा आपको हमेशा दिखाई देगा? ये तो कमरे के तापमान पर भी आपको तरल लिक्विड स्टेट में मिलेगा, यानी कि द्रवीय अवस्था में मिलता है। थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है, उस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो आकृति और आयतन सिर्फ लोहे के निश्चित रहते हैं। इस टाइप से यदि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 99% आपके चांस बनते हैं किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट होने के। अब 1% किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिवीजन कर रहे हैं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अब अनिश्चित आकार किनका होता है? द्रवों का भी होता है और गैसों का भी होता है, ये ध्यान रखिए, सिर्फ ठोसों का नहीं होता है। तो ऑप्शन हमें इसी टाइप से ढूंढना है। जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा तो बिना ऑब्जेक्टिव या बिना आंसर्स ऑप्शंस देखे हुए भी हमारे मन में देखो आंसर्स आ रहा है, तो अब हम यहाँ ढूंढेंगे कि या तो ऑप्शन में दोनों दिए हों या कोई एक दिया हो, तो वो भी सही हो जाएगा। ठोस, गैस, द्रव। तो यहाँ पर दो आंसर बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया द्रव और गैस। यदि ये चौथा वाला ऑप्शन गैस तथा द्रव नहीं दिया होता, या तो द्रव दिया होता या गैस, तो ये दोनों में से एक हम कोई सही कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ दिए हैं तो गैस और द्रव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबलतम होते हैं, यानी सबसे ज्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल किस में होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है अंतर आणविक आकर्षण बल, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो जब दो बल एक दूसरे को अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित करते हैं तो इन्हें कहा जाता है अंतर आणविक आकर्षण बल। तो ये किस में पाया जाता है? ठोसों में पाया जाता है। जब भी तो वो ठोस है, क्योंकि एक दूसरे को बल बहुत खींच रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए कण इनके या अणु इनके पास पास आ गए, इसलिए ये किस में परिवर्तित हो गए? ठोस में। तो देखिए बिना ऑप्शन देखे ही हमें आंसर अपने आप समझ में आता जा रहा है। ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार होगा, यानी आप ताप बढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा प्रसार किस में होगा? तो यदि ठोसों में होता तो आप जिसमें खाना बना रहे हैं वो सारे बर्तन फैल जाते। द्रवों में होता तो तुरंत गैस पे रखते थे, या आप जैसे किसी चीज़ को गर्म करते तो वो पूरी चीज़ गैस में परिवर्तित हो जाती। और देखिए ए और बी दोनों में, यानी कि ठोस में भी, द्रव में भी, ठोस में और गैस में। तो अब हमें यहाँ पर देखिए हमारे मन में क्या आ रहा था कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में होती? गैसों में। बट सिर्फ गैस तो यहाँ पर दिया ही नहीं है आपको। तो अब हमें यहाँ पर आंसर देखना है ऑप्शन के अनुसार कि ऑप्शन क्या है।
तो ठोस में हो नहीं सकता, ठोस और द्रव दोनों में नहीं हो सकता, ठोस और गैस में नहीं हो सकता। सिर्फ गैस दिया होता तो हम कर देते, लेकिन ठोस दिया तो ठोस में नहीं हो सकता। तो अब ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, द्रवों में। किसमें होता है, द्रवों में। वे कौन से तत्व हैं जो कक्ष तापमान और मानक दाब पर द्रव हैं, यानी कि कमरे के तापमान पर और ये जो आपका दिया है मानक दाब, यानी कि जो एब्सोल्यूट आपका प्रेशर होता है उस पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इससे पहले वाले ऑप्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ कमरे के तापमान पर पूछा गया है। तो अब ऑप्शन के अनुसार ही हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम, पारा, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो अब इसमें से दूसरा तीसरा सही है कि दूसरा तीसरा चौथा सही है कि दूसरा और चौथा सही है कि पहला और तीसरा सही है, इस अनुसार हमें अब ऑप्शन का आंसर ढूंढना है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन है। हीलियम, तो हीलियम कमरे के तापमान पर आपको द्रव अवस्था में नहीं मिलेगी। तो जिसमें भी पहला ऑप्शन दिया होगा लगभग वो तो गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सिर्फ डी में दिया है, तो जो आपका डी है वो तो आपका गलत हो गया। देखिए एग्जाम में भी आपको इसी टाइप से करना है। आप बोलेंगे मैडम कितना टाइम लग जाएगा, तो देखिए ऐसा नहीं होगा, आप छोड़ देंगे, बाद में वापस जब क्वेश्चन में आएंगे तो बार बार पढ़ने से तो टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेस्ट है कि आप कोई भी क्वेश्चन एक बार या दो बार जब भी पढ़े तो उसी टाइम पे कर लें, और बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तब इसको छोड़ें और बाद में वापस से देखें। जो अच्छे से सॉल्व करते बन रहे हो ना उसी टाइम पे कर ले, तो बाद में इसको आके रीचेक आपको नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं पारा। पारे को इंग्लिश में कहा जाता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपको कमरे के तापमान पर या रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड स्टेट में या तरल अवस्था में मिलता है। तो देखिए जिसमें भी पारा यानी कि सेकंड ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो ये तो तीनों में दिखाई दे रहा। अब देखते हैं हम क्लोरीन। तो क्लोरीन वाटर आपने नाम सुना होगा। तो क्लोरीन जो होता है आपका कमरे के तापमान पर आपको लिक्विड या तरल या द्रव अवस्था में देखने को मिलता है। तो तीसरा भी सही हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन ढूंढना है, तीसरा किस किस में। तो देखिए सी ऑप्शन में आपको तीसरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ये गलत हो जाएगा। अब सिर्फ दो ऑप्शन बचे आपके, पहला और दूसरा। ब्रोमीन वाटर। देखिए अब आपको ये नहीं आता है तो हम कैसे नाम पढ़ेंगे या कैसे याद करेंगे, तो आपको ऐसे नाम सुनना है। आपने जैसे प्रैक्टिकल करते हुए सुना होगा ब्रोमीन वाटर पास करना है, क्लोरीन वाटर पास करना है। तो ये ब्रोमीन भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो तीनों मिल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी, यानी सबसे नवीनतम। तो हमने स्टार्टिंग में 3 अवस्थाएं तो पढ़ी हैं, पुरानी, ठोस, द्रव, गैस, चौथी और पांचवी। तो चौथी के बाद में जब पांचवी रखी गई तो पांचवी सबसे बाद में खोजी गई होगी, ने सबसे नवीन वही होगी। जो सबसे पहले खोजी जाती है उसे नंबर 1 पे, फिर बाद में खोजी गई उसे नंबर 2 पे। तो अभी मान लो अगर नंबर 6 आ जाती है तो जब भी उसकी खोज होगी इन फ्यूचर तो नंबर 6 पे आ जाएगी। तो जो पांचवी स्टेट है वही आपकी क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर पहली दूसरी करके तो दिया नहीं है, नाम दिया है। तो देखिए ठोस, द्रव, गैस 3 हो गई, प्लाज्मा आपकी चौथी स्टेट है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी संघनन स्टेट जो है आपकी 5वीं स्टेट है। तो सबसे नवीनतम स्टेट है आपकी ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए सारे ऑब्जेक्टिव मुझे लग रहा है आप लोग इजीली कर पा रहे होंगे जिन्होंने भी वीडियो देखे हैं, और यदि नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप डांगी अकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी मीडियम से हैं, इंग्लिश या हिंदी, मैंने दोनों मीडियम में आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो आप लोग एक बार जाके जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उन्हें भी लाइक जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, यानी मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण की क्या परिभाषा बताई थी, मिश्रण की परिभाषा थी कि जिसमें भी अनुपात निश्चित नहीं होता है, चाहे वो प्योर सब्सटेंस हो। बहुत बार क्या होता है कि दो ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है कि यदि दो प्योर तत्वों को या प्योर सब्सटेंस को मिलाने पर क्या मिश्रण बनता है, तो हमेशा ध्यान रखिए हाँ बनता है, यदि उन्हें निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता है। तो टूथपेस्ट, हाथ धोने का साबुन, खाने का सोडा या सिरका। ना तो खाने का सोडा यानी इसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। आपके घर में सभी के घर में होगा ये मीठा सोडा या बेकिंग सोडा इसे कहा जाता है, पाउडर नहीं। तो इसका तो फिक्स फॉर्मूला होता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा और 11th क्लास में भी ये पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये ध्यान रखिए कि इससे बनाने का फॉर्मूला यदि फिक्स है, इसका रेशो यदि फिक्स है, तो ये क्या है, एक मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, यानी पारा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी ध्यान रखें कि वो क्या होना चाहिए, आपका सिर्फ तत्व पूछा है तो आप इजीली पता लगा लीजिए। पारा बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो बिल्कुल याद रख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसे इंग्लिश में भी याद रखिए क्योंकि बहुत बार हिंदी में ही लिख कर दे दिया जाता है मर्क्यूरी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा या मर्क्यूरी। ये लिक्विड स्टेट पे रहता है एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? वापस से पूछ लिया, वायु, पारा, दूध और सीमेंट। तो दूध तो एक मिश्रण है, आपको मालूम है। वायु भी अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास में कि पारा मिश्रण है या सीमेंट मिश्रण नहीं है। तो पारा एक तत्व है, आप जान चुके हैं, तो ये एक शुद्ध पदार्थ है, और सीमेंट भी एक मिश्रण है। तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, यानी एक शुद्ध पदार्थ है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तत्व पहचानना है आपको, एल्यूमिना, ग्रेफाइट, पीतल या सिलिका। तो यहाँ पर आपका कौन है एक तत्व, ये बताइए आप मुझे इसमें से कमेंट करके। मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि इसमें से कौन सा एक तत्व है। आयोडीन युक्त लवण, पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण, यानी जो आयोडीन युक्त नमक हम जो खाते हैं उसमें क्या क्या होता है? आणविक आयोडीन और साधारण नमक का मिश्रण, पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक के संयोजन से बना मिश्रण, आणविक आयोडीन और साधारण नमक के संयोजन से बना मिश्रण। क्या होता है आयोडीन युक्त नमक? का सही आंसर हो जाएगा इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक होता है। तो देखिए, जब समुद्र से नमक को निकाला जाता है, यानी पहले क्यारियों में भर दिया जाता है और पानी का क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेशन, और नीचे नमक बच जाता है। तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, पत्थर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो फिर से उसे शुद्ध पानी में घोला जाएगा, फिर छाना जाएगा तो अशुद्धियाँ अलग हो जाएगी, फिर से इवेपोरेट यानी वाष्पीकरण आपका किया जाएगा, और फिर उसके अंदर आयोडीन मिला दिया जाता है। तो पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है आपका, 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलियन की सांद्रता कितनी होगी? तो यदि आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं कि सांद्रता या कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, या मोलारिटी, मोललता, नॉर्मलता कैसे निकाली जाती है, तो आप कोई से भी मीडियम के हो, दोनों मीडियम में आपको सेपरेट वीडियो दांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में बाय रीना दांगी मैम करके भी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर उनके द्वारा बताया गया है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा। जिनको निकालना नहीं आती है नॉर्मलता, कंसंट्रेशन, तो आप इजीली वहाँ बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितनी है। 1 विलियन में 320 ग्राम विलायक। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या बताया हमें? विलायक बताया है। तो विलियन कब बनता है? विलायक और विलय से बनता है। तो 320 ग्राम विलायक ले लिया है, और इसमें 40 ग्राम यानी 40 ग्राम आपका विलय हो गया। तो विलियन की सांद्रता, तो सांद्रता कैसे निकाली जाएगी? पहले विलियन निकालिए, 320 प्लस 40, टोटल विलियन कितना हो गया आपका? 360 हो चुका है। अब किसकी निकालनी है हमें? तो नमक कितना था हमारा? 40 ग्राम, 40 इंटू 100 करिए और इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, ये हो गया आपका 400, 400 बटे 36, डिवाइड कीजिए 2 से, 200, नीचे आ जाएगा 2 1 कम 2, या 2 1 सा 2, और 1 बचा आपका रिमेनिंग 8। इसको डिवाइड करके देखिए कितना आता है, और 2 से कर सकते हैं, कितना बचा है आपका? 200, 200 बटे आ गया आपका 18। डायरेक्ट काट दीजिए, सिंपल जैसे भी काटे, पर एक बार में ही काटिए, बार बार चेंज करके मत काटिए, क्योंकि ऐसे करने में एग्जाम में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। 2 से ही काट लेते हैं हम। 100 नीचे आ गया आपका 9। अब डायरेक्ट आप डिवाइड कर लीजिए 100 अपॉन 9, तो क्या आ जाएगा? 9 1 0 9, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, 9 एकम 9। देखिए पहला आंसर आ गया आपका। तो यदि आपको ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं आता तो भले स्टार्टिंग से ही काटिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि एक बार बड़े नंबर से फिर छोटे नंबर से, ज़्यादा ना आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। डिवाइड करना सभी को आता है, बट जैसे आपको सिंपल लगे आप वैसे सॉल्व कीजिए। सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए विलायक दिया था यानी पानी, और ये आपका विलय दिया था, तो विलियन बनाना है तो दोनों की मात्रा को प्लस कर दिया, और क्योंकि हमेशा परसेंटेज जो निकाला जाएगा विलय का निकाला जाएगा, इसलिए 40 बटे 360, और परसेंटेज पूछा है यानी प्रतिशत पूछा है, तो 100 से हमने गुणा कर दिया। विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा में उपस्थित हो उसे विलयन की क्या कहा जाएगा? यानी कोई भी विलय विलयन में कितना घोला गया वही पूछा गया जो ऊपर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो इसे कहा जाता है सांद्रता। क्या कहा जाएगा? सांद्रता। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? तो दोनों मिश्रण बताए थे मैंने आपको, समांगी और विषमांगी। तो समांगी मिश्रण में संगठन एक जैसा होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? जो संगठन होता है उसमें घुले हुए कणों का या कंपोनेंट का कंपोजिशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा? असमान संगठन, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यहाँ पर इसका मीनिंग यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, यानी कि विच वन इज कंपाउंड? कंपाउंड कौन सा है? मिट्टी, चीनी का घोल, रक्त और मेथेन। तो कंपाउंड कौन सा है? कंपाउंड का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। जो चीज़ सेम टाइप के
पदार्थ से मिलकर बनी एक जैसे पदार्थों से उसे हम तत्व कहते हैं। और जिसमें जो तत्व एक दो या दो से अधिक टाइप के जब तत्व मिल जाते हैं तो उसे हम यौगिक कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेथेन। मेथेन हम पढ़ रहे हैं, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो ये भी एक यौगिक है। चीनी का घोल, तो चीनी का घोल कभी भी यौगिक नहीं हो सकता, या हो सकता है, ये मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा ये बता चुकी हूँ। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका मेथेन, क्योंकि एक यौगिक है। बाकी रक्त में बहुत सारी चीज़ें घुली हुई होती है, पानी भी होगा, हमने जो खाना खाया उसमें प्रोटीन विटामिन वो सब मिक्स हो जाएंगे आपके। उसके बाद मिट्टी में तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। अब चीनी के साथ आपने वाटर भी यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो यौगिक है या कंपाउंड है वो है आपका मेथेन। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, यानी टिंडल इफेक्ट को कौन शो कर रहा है? नमक का घोल, दूध, स्टार्च, दोनों। तो टिंडल यानी जो स्कैटरिंग कर रहा है लाइट की, यानी लाइट को क्या कर रहा है? फैला दे रहा है, किरणों को। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद में इसी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन टिंडल जो लाइट की स्कैटरिंग करे, लाइट को फैला दे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन बता रहा है बी और सी। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, दूध और स्टार्च का विलयन। नमक का घोल क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है आपका, नमक का घोल एक ट्रू सॉल्यूशन है, वास्तविक विलयन है ये। क्यों? क्योंकि ये जब आप लाइट पास करेंगे तो ये लाइट आपको कांच के ग्लास में से यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि क्या होता है कि जो पानी होता है उसके बीच में जो नमक के कण है वो बीच में जाके जुड़ जाते हैं, तो खाली स्थान नहीं बचता है, इसलिए लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, तो ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध पदार्थ के लिए सही है? कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं, शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं, शुद्ध पदार्थ अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं, या इनका संगठन समान रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो शुद्ध, अब नीचे के ऑप्शन आपको देखने हैं, तो देखिए पहले के ऊपर के ऑप्शन देख लीजिए कि जिसमें फर्स्ट होगा वो लगभग आपका सही है। तो फर्स्ट किस में है? 3 में है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया। इसी टाइप से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इससे टाइम बचता है। भले अभी आपको लग रहा है कि हमारा टाइम लग रहा है, बट टाइम आपका बचेगा और बिल्कुल सही आंसर पर आप जाएंगे। दूसरा देखिए, शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकता है, तो ये तो गलत है, यानी जिसमें ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड होगा वो आपका क्या हो जाएगा? गलत आंसर आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड ये आपके गलत हो गए। देखिए अब आपको आंसर भी ढूंढने की, सेकंड जिसमें होगा है ना, तो फर्स्ट में है आपका सेकंड, यानी फर्स्ट गलत हो गया। बी और सी बचा है, तो बी और सी में थर्ड और फोर्थ हमें देखना है। शुद्ध पदार्थ अलग अलग पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है, तो ये गलत है। फोर्थ वाला सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है कि इनका संगठन समान रहता है और ये एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामांगी मिश्रण है? सामांगी मिश्रण बताना है आपको। सामांगी मिश्रण यानी जिसका कंपोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है। होमोजीनियस मिश्रण पूछा गया है आपसे, होमोजीनियस कौन सा है? तो बर्फ, लकड़ी, मिट्टी, वायु। अब इसमें से आप बताइए कौन कौन होमोजीनियस। तो देखिए अब यहाँ पर हमें देखना है कि शुद्ध पदार्थ के लिए सही है, तो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं। शुद्ध पदार्थ यौगिक भी हो सकते हैं, मिश्रण भी हो सकते हैं, ये मैं आपको टॉपिक में बता चुकी हूँ। शुद्ध पदार्थ अलग अलग प्रकार के कणों से बने होते हैं, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। तो जिसमें भी थर्ड दिया होगा उसे आप गलत मानेंगे। और शुद्ध पदार्थों का संगठन समान रहता है, तो तीनों चीज़ें सही हैं। अब ये तीनों चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेंगी कि किस में है आपकी। देखिए तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड, यहाँ पर ऑप्शन दिए जो हैं हमें, हम उसके अनुसार आंसर देख लेंगे। फर्स्ट और फोर्थ दिया है, शायद मैंने एक ये गलत पढ़ लिया है, सॉरी। शुद्ध पदार्थ अलग अलग पदार्थ के कणों से मिलकर बने होते, ये नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं और शुद्ध पदार्थ का संगठन जो है वो क्या रहेगा आपका? समान रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामांगी मिश्रण है? तो सामांगी मिश्रण आप बता दीजिए कौन सा है सामांगी मिश्रण। अब आपको समझ में आ जाएगा। सामांगी यानी होमोजीनियस मिक्सचर, जिसकी कंपोजिशन या संगठन जिसका कैसा होता है? एक जैसा होता है। पूरा सॉल्यूशन एक जैसा लगना चाहिए, पूरा मिश्रण आपको एक जैसा ही लगना चाहिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। बर्फ यदि आप किसी पानी की बनाएंगे घोल बना के तो बिल्कुल एक जैसी बनेगी, और वायु, ये दोनों हमेशा एक जैसे रहेंगे। तो ये ऑप्शन ढूंढते हैं हम, ये ऑप्शन नंबर दिए हमें सी के अंदर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
निम्नलिखित में से किसके कण नीचे नहीं बैठते हैं? विलयन, निलंबन, कोलाइड, ए और बी। तो हमने देखा था विलयन हमने बनाए थे, कोलाइड, निलंबन यानी चौक का सॉल्यूशन। तो चौक देखते हैं हम खोलने के बाद थोड़े समय के बाद नीचे बैठ जाता, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। आप ए और बी दोनों दिया है तो इनके कण कभी भी नीचे नहीं बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आने वाले वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।